हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नई दिशा। मैं अविनाश फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने वीडियो चैनल में। और जैसा कि हमने पिछले 3 वीडियोज़ में देखा हमने ब्लड के बारे में, तो हमने उसमें पढ़ा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और उसमें आखिरी हमारा पॉइंट था आरएच फैक्टर। तो इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं आरएच फैक्टर के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हम अपने आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा वो स्लाइड जिस पर हम आरएच फैक्टर को बात करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। आरएच फैक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन को ही कहा जाता है। वो कैसे, उसको हम समझते हैं। आरएच फैक्टर एक प्रोटीन यानी कि डी एंटीजन होता है जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। यदि आरएच फैक्टर मौजूद है तो रक्त समूह आरएच पॉजिटिव कहलाता है। यदि आरएच फैक्टर नहीं है तो रक्त समूह आरएच नेगेटिव कहलाता है। ओके, अब आरएच होता क्या है देखते हैं। आरएच फैक्टर के आधार पर ब्लड ग्रुप्स को बांटे गए हैं, जैसे में ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग ओ पॉजिटिव और ए पॉजिटिव ग्रुप के होते हैं। सबसे दुर्लभ यानी कि रेयर ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव और बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। अब ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है इसको हम आगे समझेंगे। पहले हम इसमें आरएच फैक्टर क्या होता है उसको समझते हैं। जैसा कि इसमें वो बताया कि अगर किसी ब्लड ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है वही आप आरएच फैक्टर होता है। जैसा कि इस फिगर में देखते हैं, ये जो ब्लू कलर का जो ये दिखाई दे रहा है ये सिंबल, ये दिखा रहा है आरएच फैक्टर को। तो इसमें देखते हैं ए बी पॉजिटिव में आरएच फैक्टर यानी कि ये जो दिखाई दे रहा है हमें गोल गोल डंडे जा, वो हमारा क्या है, आरएच फैक्टर है। ओके, और ये हमारा ए बी नेगेटिव है। ए बी नेगेटिव में कोई आरएच फैक्टर नहीं है। अब इसी तरह के कुछ इसमें दिखाया हुआ है जो फिगर में, इस तरह का जो साइन दिया हुआ है वो ए एंटीजन्स कहलाते हैं, और ये जो सर्कल जैसा दिया हुआ है बी एंटीजन्स कहलाते हैं, और ये जो लंबा सा दे रहा है रेडियस डी फैक्टर दिखा रहा है। अब इस फिगर में देखते हैं ओ पॉजिटिव में ओ नेगेटिव में किसी तरह का रेसस डी फैक्टर नहीं है। ए नेगेटिव में ए एंटीजन मौजूद है, बी नेगेटिव में बी एंटीजन मौजूद है, और ए बी में ए और बी दोनों ही मौजूद हैं। और यहाँ पर ओ पॉजिटिव में, जिसमें हम कह सकते हैं कि ओ पॉजिटिव हमारा फैक्टर आ रहा है जिसमें रेसस डी फैक्टर मौजूद है। ए पॉजिटिव में ए एंटीजन और रेसस मौजूद हैं। बी पॉजिटिव में बी एंटीजन और रेसस डी फैक्टर मौजूद है, और ए बी पॉजिटिव में ये तीनों मौजूद हैं। समझ गए? अगर इसमें कुछ डाउट हो रहा है तो आगे क्लियर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। ओके, ये हमारा स्लाइड है ब्लड ग्रुप की विशेषताएं। ए ग्रुप केवल ए एंटीजन होता है जो प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी होता है। बी ग्रुप में केवल बी एंटीजन होता है और प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी होता है। ए बी ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं और कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। ओ ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होती है लेकिन एंटी ए एंटी बी दोनों एंटीबॉडी होती है। अभी ये होती क्या है भाई, एंटीबॉडी। ओके, यहाँ पर रहते हैं। इस फिगर को देखो, यहाँ इस फिगर में ये जो सिंबल दिखाया हुआ है इसको क्या करें, एंटीजन। ओके, और ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, एंटीबॉडी है। तो जिसे उसमें कहा कि केवल ए एंटीजन होता है और प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी होता है। ओके, एंटीबॉडी ये क्या है, एंटीजन्स हैं। क्या है, एंटीजन्स हैं। ओके, ए एंटीजन्स आ गया इसमें,
एंटीबॉडी आ गया। ओके, बी ग्रुप में केवल बी एंटीजन होते हैं, बी ग्रुप में सिर्फ बी एंटीजन होते हैं ये वाला, और एंटी ए एंटीबॉडी होता है, एंटी ए एंटीबॉडी होता है ये, ठीक है। ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन मौजूद है, ठीक है। एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों मौजूद है और कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं होता है। ये जो सिंबल है ये इसमें मौजूद ही नहीं होता है। ओके, ओ ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है, यानी कि ना ए वाला होता है और ना ही बी वाला होता है, लेकिन एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी ये दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है। इस स्लाइड में इतना ही। अभी आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, ये रहा हमारा का यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। यानी कि यूनिवर्सल का मतलब होता है कि मतलब पूरे वर्ल्ड में दिया जा सकता है, जिसको किसी को भी दिया जा सकता है और किसी से भी लिया जा सकता है। ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव को कैन डोनर यानी किसे दे सकते हैं, ए पॉजिटिव को हम दे सकते हैं ए पॉजिटिव वाले को, और जिसका ए बी पॉजिटिव दोनों है उसको दिया जा सकता है। और किससे जिसके बॉडी में ये वाला हो सकता है, अगर कमी हो जाए ए पॉजिटिव का, तो भाई किससे लिया जा सकता है, तो खुद ए पॉजिटिव से ले सकते हैं और ए नेगेटिव से ले सकते हैं, ओ पॉजिटिव से ले सकते हैं और वो नेगेटिव से ले सकते हैं, ठीक है। अभी ब्लड ग्रुप मान लेते हैं कि किसी के पास ए नेगेटिव है, तो किसको दे सकता है भाई, ये ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए नेगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी नेगेटिव दे सकता है। अगर इसमें कमी हो जाए ए नेगेटिव के किसी के बॉडी में अगर हो और वो कमी हो जाए, तो भाई वो किससे ले सकता है, तो खुद ले सकता है ए नेगेटिव से और वो नेगेटिव से। इस तरीके से बी पॉजिटिव का है, इन दोनों को दे सकता है और इनसे वो ले सकता है, ठीक है। सेम चीज़ तो यहाँ पर बी नेगेटिव के लिए आता है, इनको ये दे सकता है और इनसे ये ले सकता है। अब ये ए बी पॉजिटिव, जैसे मैं इसमें दिखा रहा ना यूनिवर्सल रिसीवर, ओके, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जिसका भी होता है वो ए बी पॉजिटिव को ही दे सकता है सिर्फ, और किसी से भी ले सकता है, चाहे पॉजिटिव में हो या फिर नेगेटिव में हो। ओके, ए बी नेगेटिव इनको दे सकता है और इनसे ले सकता है, फिर ये ओ पॉजिटिव इनको ये दे सकता है और इनसे ये ले सकता है। अब आते हैं ओ नेगेटिव, जिसके भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होंगे वो किसी को भी दे सकता है। जब बात लेने की आएगी यानी उसको कमी होगी, तो भाई वो किससे लेगा, तो वो सिर्फ उसी से ले सकता है जिसका वो नेगेटिव होगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, पिछले वीडियो में हमने बॉम्बे ब्लड ग्रुप पे पढ़ा था, इसके जैसा और भी ब्लड ग्रुप हैं। रेयर ब्लड ग्रुप, पहला नंबर था बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब इसका क्या मतलब है, भारत में बहुत ही कम लोगों में पाए जाते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। दूसरा RH नल गोल्डन ब्लड, दुनिया में 50 से भी कम लोगों में पाया जाता है। गोल्डन ब्लड का मतलब एक ऐसा ब्लड होता है जो बिल्कुल करीब करीब गोल्ड जैसा ही होता है। तीसरा ब्लड ग्रुप है डिएगो ब्लड ग्रुप, ये ज़्यादातर दक्षिण अमेरिका और एशिया में पाए जाते हैं। ये कुछ ब्लड ग्रुप के दिखा रहे हैं कि टी एंटीजन से होते हैं, RH फैक्टर नेगेटिव होते हैं, और ब्लड ग्रुप वन RBC, ठीक है। ये कुछ ब्लड ग्रुप हैं जो इस तरह से डायग्राम दिखा रहा है कि इसमें आखिर होता है क्या है, रेयर क्यों है वगैरह वगैरह, ठीक है। ये उसके कुछ प्रकार हैं, एंटीबॉडी RBC, एंटीजन्स A, एंटीजन्स B, एंटीजन A एंड B, एंटीजन्स H, नो एंटीजन्स, ठीक है। टाइप ऑफ बॉम्बे जो ब्लड ग्रुप था उसमें कोई एंटीजन्स नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ब्लड ग्रुप का महत्व, ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा है अब तक मैं जितना भी पढ़ा हूँ कि ब्लड ग्रुप क्यों इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। पढ़ते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न यानी कि रक्त आधार, सही ब्लड ग्रुप मिलना ज़रूरी है, हाँ बिल्कुल, वरना शरीर इसे अस्वीकार कर सकता है, इसे रिजेक्ट कर सकता है, बल्कि बिल्कुल सही है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड ग्रुप मैच करना ज़रूरी होता है। जब बॉडी का कोई पार्ट
ख़राब हो जाता है और दूसरे व्यक्ति के दान किए हुए बॉडी पार्ट्स को जब अपने अंदर डॉक्टर फिट करता है तो उसमें क्या है कि ब्लड ग्रुप मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा दे रहा है प्रेगनेंसी एंड आरएच फैक्टर, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पर आरएच फैक्टर जो है बेहद इम्पोर्टेंस रोल लगता है। अगर माँ और बच्चा दोनों हो तो समस्या हो सकती है, अगर दोनों का फैक्टर अगर अलग अलग हो तो दिक्कत हो सकता है, मैच करना चाहिए। फोरेंसिक साइंस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन, अपराध जांच में ब्लड ग्रुप का होना उपयोग होना बड़ा फायदेमंद होता है और इससे क्या है क्रिमिनल्स को जल्दी पकड़ा जा सकता है। ट्रांसफ्यूजन का मतलब है किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड या ब्लड कंपोनेंट को चढ़ाना, यानी कि ये जो ब्लड जो है एक व्यक्ति के अंदर जो चढ़ाया जा रहा है इसको क्या कहा जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। इसको कहा जाता है ब्लड बैग और आईवी, ये जो ब्लड सिरिंज होता है इसको आईवी बोला जाता है। और केयर गिवर यानी कि जो लटकाए रहते हैं, सॉरी ये जो डॉक्टर रहता है मतलब उसके बगल में जो खड़ा रहता है उसको बोला जाता है केयर गिवर। ओके, आते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, शरीर में रक्त को हृदय से अंगों तक फिर वापस हृदय तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। यह सिस्टम शरीर के हर कोशिका तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स और अन्य जरूरी पदार्थ को पहुंचाता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पहले ही वीडियो में पढ़ा था कि ब्लड का काम जो है बॉडी में पोषक तत्व, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, हार्मोन्स को हमारे खाने और बाकी सिस्टमों से ऑब्जर्व करना और बॉडी के पूरे सिस्टमों में सर्कुलेट करने का काम है। दूसरा पॉइंट दे रहा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और अन्य वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बस एक और मदद करता है उसमें कि जो भी हानिकारक पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के प्रमुख अंग, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भाई किन बॉडी पार्ट्स का काम होता है। तो पहला दे रहा है हृदय, शरीर का मुख्य पंप है जो रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। ये बिल्कुल सही बात है कि ब्लड के जरिए हमारे पूरे बॉडी में ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें 4 चैम्बर्स होता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस फिगर में देख सकते हैं राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ओके, हृदय 2 तरह के रक्त को पंप करता है, ऑक्सीजन रिच फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक, यानी कि पॉइंट कर रहा है कि हमारे बॉडी में जो ये ब्लड ट्रांसपोर्टिंग होता है उसमें क्या कर रहा है कि 2 तरह के सिस्टम से पंप होता है। फर्स्ट दे रहा है ऑक्सीजन रिच, यानी कि एक ऐसा ब्लड जिसमें भर भर के ऑक्सीजन मौजूद होते हैं जो शरीर के बाकी कोशिकाओं में पहुंचाने का काम करता है। दूसरा दे रहा है ऑक्सीजन पुअर ब्लड, यानी कि हल्का फुल्का जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है वो भी है शरीर से फेफड़ों तक, ताकि CO2 बाहर निकाला जा सके। यानी कि शरीर से फेफड़ों तक जो रिटर्न बैक ऊपर की तरफ जो ब्लड आते हैं उसमें ऑक्सीजन कम होते हैं और CO2 ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2 तरह के जो ब्लड है हमारे बॉडी में जो पंप होता है। ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। रक्त से संबंधित बीमारियाँ, जब रक्त के किसी घटक यानी RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा में कोई गड़बड़ी होती है तो वह रक्त रोग कहलाती है। यानी कि जब भी हमारे RBC या WBC, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा उनमें कोई किसी भी तरह का गड़बड़ होता है तो हमारा क्या है ब्लड डिजीज़ हो जाता है। ये बीमारियां आनुवंशिक संक्रमण, पोषक की कमी या कैंसर के कारण होता है। बीमारी होता क्यों भाई, कुछ कारण बता रहा है जिसमें जेनेटिक प्रॉब्लम होते हैं, यानी कि दादा से पापा को मिला, पापा से हमें मिला, और हो सकता है ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं से उठ करके चली आ रही होंगी जो हमें ये चीज़ें मिल गई हैं। दूसरा दे रहा है इन्फेक्शन से, यानी कि किसी और व्यक्ति को था अब हमें हो गया, किसी भी तरह से हो जाए, पोषक कमी। जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर बिजी लाइफ में हम लोग अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पाते और ज़्यादातर होता क्या है कि जो ज़रूरी न्यूट्रिशन होते हैं हमें मिल नहीं पाता है।
अगला पॉइंट दे रहा है कैंसर से भी हो सकता है। और ये जो है हमारा ब्लड जो टाइप दिखा रहा है कि नॉर्मल ब्लड है जो इस तरह से होता है, लेकिन जब भी थैलासेमिया यानी कि एक बीमारी है होती है ना, तो वो इस तरह से स्ट्रक्चर में ड्रॉ हो जाता है और ये खराब होने लगता है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। रेड ब्लड सेल्स से संबंधित बीमारियां, यानी कि आरबीसी का जो बीमारी होता है वो एनीमिया। पहला बीमारी है एनीमिया। कारण क्या है भाई? शरीर में आयरन यानी विटामिन बी या फिर फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है। लक्षण क्या है? कमजोरी हो जाएगा, थकान होना, चक्कर आना, त्वचा पीली पड़ जाना। और इसका इलाज क्या है? आयरन और विटामिन सप्लीमेंट, हेल्दी डाइट। तो ये हमारा कुछ पॉइंट है जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी में अगर आयरन की कमी हो जाए, विटामिन B12 की कमी हो जाए या फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो हमें क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है। और इसको पहचानें कैसे? कमजोरी होगा, थकान होना, चक्कर आना और बॉडी बहुत हल्का हल्का पीला हो जाना। इलाज क्या है भाई? आयरन और विटामिन सप्लीमेंट, या आयरन की गोली खा सकते हैं, विटामिन की गोली खा सकते हैं, फिर अपने डाइट को सुधार कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट दे रहा है सिकल सेल एनीमिया। कारण क्या है? जेनेटिक बीमारी जिसमें आरबीसी की आकृति अर्धचंद्राकार हो जाती है। यहाँ फिगर में देख सकते हैं ये सिकल सेल बीमारी है। हमें नॉर्मल ब्लड सेल से जब भी इस तरह का शेप हो जाएगा हमारे बॉडी में तो इसका मतलब है कि सिकल सेल एनीमिया हमें हो गए हैं। इसका कारण क्या होगा भाई? दर्द होना। ये जो बीमारी के सारे लक्षण है ना, ये होना जाहिर सी बात है क्योंकि ब्लड हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, जब भी ऑक्सीजन करना, न्यूट्रिशन हार्मोन्स का करना, तो ये ट्रांसपोर्ट करना बंद कर देंगे तो भाई पूरे बॉडी में तो चीज़ें जो हैं ट्रांसपोर्ट होगी नहीं। तो कमी होने की वजह से बॉडी में पेन होना, अलग अलग तरह से रिएक्ट करना, तो जाहिर सी बात है तो होगा ही होगा। दर्द होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, अंगों में नुकसान होना। इलाज क्या है भाई? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी ट्रांसफ्यूजन हम जो समझते हैं ना कि ब्लड को चढ़ा सकते हैं या फिर दवाई ले सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। तीसरा बीमारी दे रहा है थैलासीमिया। कारण क्या है भाई? जेनेटिक बीमारी है जिसमें शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है। लक्षण क्या है भाई? एनीमिया हो सकता है, थकान हो सकता है, हड्डियों में विकृति हो सकती है, यानी हड्डी में कोई दिक्कत हो सकता है। इलाज क्या है भाई? नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये महंगे भी इलाज हैं, इनको करवाने की ज़रूरत नहीं है, मगर आप अपने पूरे बॉडी का ख्याल रख सकते हैं, अपने डाइट पर ख्याल रख सकते हैं तो जाहिर सी बात है हम अपने आप को बचा सकते हैं। अब आते हैं वाइट ब्लड सेल यानी WBC से संबंधित बीमारियाँ। पहला बीमारी द्वारा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या है भाई? आसान असामान्य WBC का अत्यधिक उत्पादन, यानी कि WBC का बेवजह बढ़ते चले जाना, वो भी रेगुलर शिफ्ट में नहीं, रेगुलर शिफ्ट में। लक्षण क्या है? लगातार बुखार आने लगना, कमजोरी होगा, ब्लीडिंग होगा, वजन घटने लगेगा अचानक से। इलाज क्या है भाई? कीमोथेरेपी करवा सकते हैं, रेडिएशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये करवा सकते हैं। दूसरा बीमारी है लीकोपेनिया। कारण क्या है भाई? शरीर में WBC संख्या में गिरावट होना, यानी बढ़ जाने में भी दिक्कत है और घट जाने में भी दिक्कत है। लक्षण क्या है भाई? बार बार संक्रमण होने लगेगा, कमजोरी होगा, थकान होने लगेगा। इलाज क्या है? न्यूट्रिशन सुधारना, इम्यून सिस्टम बूस्टर दवाइयाँ खाना। न्यूट्रिशन सुधारने का मतलब कि अपने डाइट पर ख्याल रख सकते हैं और कुछ दवाई ले सकते हैं। ये हमारा अगला स्लाइड है। प्लेटलेट्स से संबंधित बीमारी और इलाज। प्लेटलेट्स से बीमारी क्या होती है भाई? पहला दे रहा है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। कारण क्या है? प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से नीचे चली जाती है तो उसमें क्या डेंगू, वायरल इन्फेक्शन, दवाई के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लक्षण क्या है भाई? नाक से खून बहना, शरीर पर लाल धब्बे हो जाना, ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगना। इलाज क्या है भाई? प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन करवाना या फिर स्टेरॉइड दवाई खा सकते हैं। दूसरा बीमारी दे रहा है हेमोफीलिया। कारण क्या है भाई? जेनेटिक बीमारी है जिसमें खून का थक्का नहीं बनता है। लक्षण क्या है भाई? चोट लगने पर अधिक ब्लीडिंग होना, जोड़ों में सूजन और दर्द होना। इलाज क्या है? क्वार्टिंग फैक्टर इंजेक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, कुछ हेमोफीलिया का कुछ दे रहा है फिगर में देख सकते हैं। ये हमारा नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, कहीं ब्लीडिंग होने लगे तो लगातार ब्लीडिंग होने ही लगेगा। हेमोफीलिया यानी इनकम्प्लीट फाइब्रिन क्लॉट कंटिन्यू ब्लीडिंग, यानी कि जो WBC का जो फंक्शन है, प्लेटलेट्स का जो फंक्शन है कि जब ब्लीडिंग होने लगेगा तो इंटरनल पार्ट से उसका बॉडी को कवर करने का स्टार्ट करेगा, पर यहाँ पर ये कवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, और आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में।
तो ये रहा हमारा नेक्स्ट स्लाइड। प्लाज्मा से संबंधित बीमारी और लक्षण। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ठीक है, ये हमारी एक बीमारी है। जितना नाम भयंकर उतना ही भयंकर बीमारी भी है। कारण क्या है भाई? खून में खराब कोलेस्ट्रॉल LDL का बढ़ना। ये एक नॉर्मल बीमारी है और ये कॉमन है। देखा जाए तो पूरे मतलब अगर पूरे पे पॉपुलेशन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास ये चीज़ें मौजूद नहीं होगी। लक्षण क्या है भाई? हृदय रोग का खतरा, धमनियों में रुकावट, इलाज, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, दवाइयाँ। हालांकि देखा जाए तो जो फैटी प्लेक होते हैं जो हमारे वेंस में इंटर कर जाते हैं, बिल्कुल पत्थर के जैसे जम जाते हैं। और इनको ठीक करने के लिए हमें क्या है ना कि इस पर शुरुआत से ही अपनी चीज़ों पर ख्याल रखना होगा। और ये ज़्यादा बढ़ जाने पर डॉक्टर से सलाह लेना बिल्कुल ज़रूरी है। इसको हम कितना भी कर ले, अब हम अपने एक्सरसाइज से ठीक नहीं कर सकते हैं। हम बस यही कर सकते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उसको कोशिश करवा सकते हैं कि फ्लो होते रहें, पर हमें डॉक्टर से मिलना भी ज़रूरी होता है इस मामले में। दूसरा दे रहा है सेप्सिस। कारण क्या है भाई? ब्लड इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया, वायरल या फंगस के कारण हो जाते हैं। दूसरा दे रहा है तेज बुखार होना, BP कम हो जाना, किडनी फेलियर हो जाना। इलाज क्या है भाई? एंटीबायोटिक, ICU में ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये बीमारी बिल्कुल नॉर्मल है और ये कभी भी हो सकता है, क्योंकि हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं यहाँ पर बार के पोल्यूशन, बैक्टीरिया मौजूद है, तो हम बच नहीं सकते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें जितना ज़्यादा वो सावधानी बरतना चाहिए और हफ्ते में, फिर महीने में या फिर 6 महीने के अंदर में हमें डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए और अपने बॉडी चेकअप करवाते रहना चाहिए अगर हमें सुरक्षित रहना है तो। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, इस स्लाइड में हमारा है कि रक्तदान यानी कि ब्लड डोनेशन क्यों ज़रूरी है। पहला नंबर बता रहा है कि जीवन बचाता है। एक्सीडेंट, सर्जरी, एनीमिया, थैलेसीमिया, कैंसर, डेंगू जैसी बीमारियों में रक्त की ज़रूरत पड़ती है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है ये हमारा कि किसी को भी ज़रूरत पड़ सकता है भाई, इसलिए ब्लड डोनेशन करते रहना चाहिए। और 1 यूनिट रक्तदान में 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि RBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट को अलग किया जा सकता है। यानी कि अगर 1 लीटर का ब्लड अगर हम डोनेट करते हैं तो उसमें इन तीनों चीज़ों को अलग अलग फ़िल्टर कर लिया जाता है और RBC जिसको ज़रूरत होता है उसको RBC दे सकते हैं, जिसकी ये प्लाज्मा है उसको प्लाज्मा दे सकते हैं और जिसको प्लेटलेट चाहिए उसको प्लेटलेट दे सकते हैं। ब्लड की कमी को पूरा करता है, बिल्कुल सही बात है। अस्पतालों में रोज़ाना लाखों लीटर रक्त की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, RBC ख़राब हो जाता है, तो उसमें बहुत सारे लोगों को जो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। अगला पॉइंट दे रहा है हमारा, ब्लड बैंकों में सही मात्रा में रक्त उपलब्ध रहेगा तो ज़रूरतमंदों को तुरंत मिलते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। तीसरा पॉइंट दे रहा है, शरीर के लिए भी फायदेमंद होगा। नियमित रूप से रक्तदान से आयरन का बैलेंस बना रहता है, इसमें हार्ट डिजीज का खतरा कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट हमारा अच्छा लगता है कि अगर हम डेली रेगुलर बेसिस पर ब्लड डोनेट करते रहते हैं तो हमारे ब्लड में जो भी इम्प्योरिटीज मौजूद है वो निकल जाएंगी और डॉक्टर से खैर उसको फिल्टर करके बाहर निकाल ही लेंगे, तो नए ब्लड जो है बनने स्टार्ट होंगे। उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्सरसाइज करना होगा, थोड़ा हेल्दी हो जाएंगे, तो जो नए तरह के ब्लड बनते हैं ना वो जो है ज़्यादा फायदेमंद होता है और बॉडी को एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। शरीर में नया और स्वस्थ ब्लड बनने में मदद मिलता है। रक्तदान से माइंड फ्रेश रहता है और मानसिक संतोष मिलता है। ओके, चौथा पॉइंट है, ब्लड ग्रुप का स्टॉक तैयार रहता है। कुछ ब्लड ग्रुप ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर होते हैं, और कुछ ब्लड ग्रुप ऐसे जो बिल्कुल रेयर होते हैं। तो अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो सबको ज़रूरत पूरा हो सकती है, तो वो रेयर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जुड़ी बीमारियों को रोकता है, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़ या महामारी के समय ब्लड स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है। कई बार डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, इसलिए हमें ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा ब्लड सीरीज का चौथा पार्ट था और इसके साथ ही हमारा ब्लड सीरीज समाप्त हो जाता है। और अगर आपको कोई किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द दे सकें। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ इसी चैनल पर।
बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।